This call is now being recorded. ये आपको पता है कि हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? लास्ट क्लास में आपको आयत और वर्ग के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई गई थी, और बेसिकली परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बताया गया था कि आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो सीधे सीधे आपके पास कुछ कुछ फॉर्मूला है ना, सूत्र है। अगर आपको चित्र नंबर 1 में एक आयत दिख रहा है, इसमें अगर कहें जो आयत की लंबी भुजा होती है उसे हम लंबाई कहते हैं और एल से दर्शाते हैं, छोटी वाली भुजा को चौड़ाई या बी से दर्शाते हैं। अब अगर आपसे इसका परिमाप पूछा जाए, यानी परिमाप को मैं पी से लिखूंगा, क्षेत्रफल यानी एरिया को मैं ए से लिखूंगा। तो अगर परिमाप की बात की जाए तो आयत के लिए सीधे सीधे आप बोलोगे फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर एल प्लस बी लिखने का क्या मतलब हुआ, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसको 2 से गुना कर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास परिमाप आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, अगर आपसे इसी आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए कि ये कितना स्थान घेरता है, तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला बोलोगे सर लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना कर दिया जाता है। लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, है ना। तो 2 फॉर्मूला बताया गया था, पेरीमीटर के लिए, क्षेत्रफल के लिए, आयत में, है ना। उसके बाद वर्ग के बात करें तो दूसरे नंबर फिगर में जो दिख रहा है ये हमारे पास वर्ग है। तो इसके परिमाप के लिए क्या बोलोगे, परिमाप का पहला फॉर्मूला बताया गया था, पेरीमीटर बराबर 4 इंटू ए। 4 ए कहने का क्या मतलब है, 4 इंटू भुजा। अगर एक भुजा ए के बराबर है तो आपको पता है कि आयत वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है। तो एक भुजा अगर ए है तो सभी भुजा ए के बराबर हो जाएगा, है ना। और इसका अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो आप ए को 4 बार जोड़ दोगे, है ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अगर जोड़ोगे तो 4 ए के बराबर आएगा। तो आप कह सकते हो 4 ए या 4 इंटू भुजा। अगर आपसे क्षेत्रफल की बात की जाए ये कितना स्थान घेरता है, तो अगर क्षेत्रफल की बात करोगे तो एरिया क्या होगा, भुजा गुना भुजा, काफी तरीके से लिख सकते हो। या तो ए का वर्ग कर दोगे, है ना, ए का वर्ग कर दोगे, या कहोगे ए गुना ए, या कह सकते हो सर भुजा का वर्ग कर देंगे, है ना, साइड को वर्ग कर देंगे, या भुजा गुना भुजा, किसी तरीके से आप लिखोगे आंसर आ जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है, वर्ग के केस में यानी स्क्वायर के केस में आपसे क्वेश्चन में परिमाप देके क्षेत्रफल पूछा जा सकता है या क्षेत्रफल देके परिमाप पूछा जा सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो आपसे वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो अगर क्षेत्रफल दे दिया जाएगा तो यहां से आप एक भुजा की मान निकालोगे, है ना। जैसे ही भुजा का मान निकल जाएगा तो परिमाप आप बता सकते हो, या फिर अगर परिमाप दिया जाएगा तो परिमाप से एक भुजा का मान निकालोगे, फिर वहां से क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। ये सारी बात याद है, ये सारी चीज पढ़ाई गई थी लास्ट क्लास में। अगर ये सारी चीज क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पिछले क्लास पे आधारित, है ना। एक क्वेश्चन करेंगे पिछले क्लास पे आधारित, और काफी आसान सा क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन है। तो आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, कोई भी कुछ लिख नहीं पाएगा। चलिए, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर 36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो अभी अभी आपको बताया गया कि आपको करना क्या है, अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो पहले भुजा का मान निकालोगे। भुजा का मान जैसे ही पता चल जाएगा उसके बाद आप परिमाप पता करोगे कि परिमाप कितना होगा। क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप पूछा जा रहा है, और जितने बच्चे हो सभी के आंसर आने चाहिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले आपको वर्ग का भुजा बताना होगा, फिर भुजा अगर पता चल जाए फिर परिमाप आपको बताना है। देखो परिमाप पूछा जा रहा है, अगर क्षेत्रफल दिया है परिमाप कैसे कैलकुलेट करोगे, पोल सेक्शन में आंसर देना है आपको। अच्छा, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं अब तक, तो ट्राई करना है जल्दी जल्दी।
अगर क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है तो भुजा कैलकुलेट कीजिए, भुजा कितना होगा। अब अगर भुजा पता चल जाए तो आप परिमाप काफी आसानी से बता सकते हो, फॉर्मूला याद होने चाहिए बस। चलिए अब पोल को एंड करेंगे, 10 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और, 5 सेकंड में पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखो अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 36 मीटर स्क्वायर, है ना, 36 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको पूछा जा रहा है परिमाप। आप बोलोगे परिमाप कैलकुलेट करने के लिए हमको भुजा की लंबाई चाहिए। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। भुजा को आप 4 से गुना कर देते हो, परिमाप आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात करो। आप बोलोगे क्षेत्रफल जो दिया गया है सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया गया है उसे सबसे पहले लिख दोगे। तो क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया को मैं ए से लिखता हूँ, एरिया को बार बार ए से लिखा जा रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, भुजा का वर्ग, है ना, भुजा का वर्ग। क्या करते हो, भुजा का वर्ग कर देते हो। और इसी का मान 36 के बराबर दिया हुआ है, 36 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो आप बताओ भुजा कितने के बराबर आएगा। अभी चैट में सिर्फ और सिर्फ भुजा का मान लिखिएगा। भुजा का मान कितना आएगा, बोलोगे भुजा का मान √36 आ जाएगा, है ना, √36 आ जाएगा, है ना। और √36 का आने का मतलब 6 गुना 6, है ना। और यहां से आपका आ जाएगा 6 मीटर। तो भुजा का मान 6 मीटर आ गया। कितना क्लियर है, वेरी गुड दीपेंद्र, ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक है, 6 मीटर, भुजा का मान 6 मीटर आया। लेकिन क्या आंसर बी होगा, नहीं, आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि आपसे भुजा का मान नहीं पूछा जा रहा है, आपसे परिमाप पूछा जा रहा है ना, पेरीमीटर पूछी जा रही है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर के लिए आप कहते हो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अगर कोई वर्ग है जिसकी एक भुजा 6 मीटर के बराबर है तो बोलोगे सर सभी भुजा 6 मीटर के बराबर हो जाएगी। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, भुजा को 4 से गुना कर दोगे, है ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा 4 गुना 6 यानी 24 मीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया, इतना समझ में आया। सीधे सीधे क्षेत्रफल से आप भुजा कैलकुलेट करोगे, फिर भुजा जब पता चल जाएगा तो परिमाप पता चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई, काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा अगर ये समझ में आ गया, काफी लोगों के आंसर गलत थे इसलिए मैं फिर से एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अगर क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप कितना होगा। आप बोलोगे सर एरिया अगर 64 मीटर स्क्वायर है तो भुजा का मान कितना होगा, पहले ये बताओ, फिर परिमाप का मान बताओ। चैट सेक्शन में लिख के बताइए, चैट में ही लिखना है। ठीक है, एक आंसर आया है 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 32 आ रहा है ना। चलिए, तो आप बोलोगे अगर क्षेत्रफल 64 है तो भुजा का मान 8 मीटर हो जाएगा। कैसे, 64 पे वर्गमूल लगा दिया, है ना, तो यहां से 8 मीटर भुजा का मान आ जाएगा। जैसे ही भुजा का मान 8 मीटर आएगा, परिमाप कितना आएगा, 4 गुना 8 यानी 32 मीटर, है ना। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 32 मीटर आ जाएगा। क्लियर है इतने सारी चीज। अच्छा काफी लोग लिख दो 32 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ 32 मीटर, परिमाप का इकाई लंबाई की इकाई होती है। कितना क्लियर है, 32 मीटर लिखना होगा। ये समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का परिमाप और एरिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है। हाँ दीपेंद्र, 7 बजे वाली क्लास लगेगी। चलिए, अब देखो
समलंब चतुर्भुज समझ लेते हैं पहले। जब ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा था उस वक्त भी आपको समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ाया गया था। इसमें होता क्या है, देखो अगर मैं दो भुजा बनाऊं, ये दोनों ही क्या है, समांतर लाइंस है, ये दोनों पैरेलल है। अगर मैं दो भुजा और बना दूं इस तरीके से, तो इस आकृति को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यह एक चतुर्भुज है। अब मैं पूछूंगा ये कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ये पूछो या पूछो कि ये कैसा चतुर्भुज है, तो इसी का नाम है समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, आमने सामने की एक जोड़ा जो भुजा है, मतलब आमने सामने की ये दोनों भुजा जो दिख रही है हमें समांतर दिख रही है। जो लाल कलर की भुजा दिख रही है ये दोनों समांतर है। जो ब्लू कलर की भुजा दिख रही है ये दोनों समांतर है क्या, तो बोलोगे सर ये जो ब्लू वाला है ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो हम कहेंगे अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा एक युग्म समांतर हो, मतलब सिर्फ दो भुजा समांतर हो। हाँ ये करवाया गया था, ज्योमेट्री पढ़ाते समय करवाया गया था नवीन, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजा समांतर होती है। बाकी सभी चतुर्भुज में देखोगे, समांतर चतुर्भुज या वर्ग या आयत में, तो उसमें आमने सामने की सभी भुजा समांतर होती है। लेकिन समलंब में क्या होता है, दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लाल वाली जो भुजा है वो समांतर दिख रही है, और जो ब्लू वाला है वो असमांतर यानी नॉन पैरेलल साइड है। तो इस वाले को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। चलिए और भी तरीके से आप बना सकते हो। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, चल ये समलंब चतुर्भुज है या नहीं, ये बताओगे। ये जो आकृति आपको दिख रही है, आकृति नंबर 2, ये समलंब चतुर्भुज है या नहीं, चैट में लिख के बताइए। बोलोगे हाँ यह भी एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों भुजा मुझे समांतर दिख रही है और ये दोनों भुजा समांतर नहीं दिख रही है, तो यह भी हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज है। अब ये बताओ, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अगर मैं यहां पर इस तरीके से आकृति बना दूं, तो यह भी हमारे पास क्या दिख रहा है, यह भी हमें दिख रहा है कि यह भी एक समलंब यानी ट्रेपेजियम है। ये सारे के सारे ट्रेपेजियम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो भुजा हमें समांतर दिख रही है। चलो ये तो समझ गए कि समलंब चतुर्भुज दिखता कैसा है, होता कैसा है ना, ये हमने समझ लिया। अब हम इसके परिमाप के बारे में बात करते हैं। तो इसका परिमाप के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखना। अगर मैं कह रहा हूं आपके पास एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं ए बी सी डी दी हुई है ना, ए बी सी डी, तो इसमें कुछ फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है। सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है, परिमाप का मतलब क्या होता है। तो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। तो इसके परिमाप के लिए या पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, इसके परिमाप के लिए आप सभी भुजाओं को सीधे सीधे आप जोड़ दोगे, है ना। तो इसका परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब अगर चारों भुजा दी गई है तो चारों भुजा को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। ये समझ में आया। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप जब भी आपसे पूछा जाए उसकी चारों भुजा आपको पता होगी, चारों भुजा को आप जोड़ दोगे। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है तो वाई लिखिए। इसमें इसमें तो सारी चीज समझ में आ गई हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आए, है ना। तो अगर समलंब चतुर्भुज की चारों भुजा दी गई है तो हम सीधे सीधे उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए चारों भुजा को जोड़ देते हैं, है ना। परिमाप के लिए क्या करते हैं, चारों भुजा को जोड़ देते हैं, ए बी सी डी, है ना। सभी भुजा को मैं जोड़ दूंगा, कहूंगा यही हमारा आंसर होगा। अब ये बताइएगा, अगर मैं सभी के मान दे दूं, मान लो कह रहा हूं ए का मान 8 सेंटीमीटर है, बी का मान, सी का मान 6 सेंटीमीटर है, बी का मान 4 सेंटीमीटर है और डी का मान 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये जो आकृति है इसका परिमाप क्या होगा। 23, है ना। सिर्फ 23 लिखना गलत होगा, 23 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। क्या करोगे, सभी के मान को सीधे सीधे आपने जोड़ दिए, है ना। 1 सेंटीमीटर प्लस बी का मान कितना दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर, सी का मान हमें दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, डी का मान हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। सभी को मैं जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 23 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। तो समलंब चतुर्भुज के परिमाप में आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, सीधे के सीधे सभी भुजाओं को जोड़ देनी है बस। अब बात करते हैं क्षेत्रफल का। तो अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए
तो क्षेत्रफल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होता है ना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला समझ लेते हैं, है ना। फॉर्मूला को किस तरीके से याद करोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला है आपके पास, लेकिन आप याद कैसे करोगे ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना दूं, तो जो लाल कलर की दो भुजा दिख रही है ये दोनों समांतर है, जो ब्लू वाली भुजा दिख रही है वो दोनों असमांतर भुजा है। अब इसका मैं नाम दे दे रहा हूं पी क्यू आर एस, इसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो, जब भी आपका इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जाए या क्षेत्रफल पूछा जाए, देखो आप क्या करोगे, मुझे ये बताओ यहां पर कौन सी दो भुजा, यहां पर कौन सी दो भुजा समांतर है, समांतर भुजाओं के नाम लिख के बताओगे, ठीक है। रेड वाली है उसके नाम क्या क्या है, आप बोलोगे सर पी क्यू, आप बोलोगे पी क्यू और एस आर, ये दोनों समांतर है, पी क्यू और एस आर समांतर है ना, पी क्यू और एस आर समांतर है। अच्छा, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुक जाओगे। अब बताओ आवाज आ रही है सभी को साफ, आवाज सही से आ रही है या नहीं, आ रही है तो भाई लिखिएगा। यस सर। अच्छा ठीक है, जिनको डाउट होता है ना, मतलब आवाज नहीं आ रही, किसी भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, सभी को आवाज आ रही है। चलिए, अब देखो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कि समांतर भुजाएं कौन कौन सी है। सर आ रही आवाज, आ रही सर। अच्छा ठीक है, माइक बंद रखना है। देखो पी क्यू और एस आर हमें दिख रहा है समांतर भुजा, पी क्यू और एस आर समांतर भुजा है। अगर मैं सभी के नाम दे दूं इस तरीके से, पी क्यू का मान ए, इसका मान बी, ये वाली भुजा का मान सी और इस वाली भुजा का नाम डी, है ना, तो इसकी नाम डी दे दिए। आप क्या करोगे, जो भी समांतर भुजा है, पी क्यू का मान ए है और एस आर का मान सी है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, तो ए और सी को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया। मतलब क्या किया, जो भी समांतर भुजा है उनको जोड़ना है, 2 से भाग दे देना है, ये समझ में आया। समांतर भुजा को जोड़ना है, 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद जो भी दो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी, मतलब एक ऊंचाई आपको पता करना होगा। मतलब अगर मैं एस आर और पी क्यू को कह रहा हूं समांतर भुजा, तो इनके बीच की दूरी आपको लेनी है, तो इसके बीच की दूरी को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे एच से लिखा जाता है, इसे ऊंचाई भी कह सकते हो या कह सकते हो यह क्या है, एस आर और पी क्यू के बीच की दूरी है, ठीक है। एस आर और पी क्यू के बीच की दूरी को एच से दिखाया जाता है ना, या मैं फिर एस एम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसे हम एस एम भी लिख सकते हैं या फिर ऊंचाई लिख सकते हैं। अब क्षेत्रफल के लिए यही फॉर्मूला है, गुना एच। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला फॉर्मूला तो यही हो गया, है ना, इसको सबसे पहले नोट करो, इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कई जगह ऐसे भी लिखो, देखोगे 1/2 गुना ए प्लस सी गुना एच, तो दोनों ही सेम चीज है ना, पहला वाला लिखो या दूसरा वाला लिखो सेम है। अब देखो इसमें होता क्या है, ए प्लस सी कहने का क्या मतलब हुआ, ए क्या है, ए और सी समांतर भुजाएं हैं, तो सीधे सीधे आपको बोलना है समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुना ऊंचाई, या ऊंचाई की जगह पर बोलोगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आवाज जा रही है ना, ठीक है। एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, सभी को आवाज आ रही है, ठीक है, और अपना माइक बंद रखना है, चैट में लिख दीजिएगा। चलिए, हाँ, तो जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहला चीज ये रखना है समांतर भुजा कौन कौन सी है, समांतर भुजाओं को जोड़ दोगे। हाँ बताइए, तो सर हाँ बताइए। देखो आपको बार बार बोला जा रहा है, आपको माइक बंद रखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो चैट सेक्शन में लिखिए, और आवाज नहीं जा रही है या कट कट के जा रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। 90 कितनी होगी बैटरी? 99। राहुल, राहुल के नाम से जो ही बच्चे हो अपना माइक बंद रखो। चलिए, तो आपको क्या क्या बताया गया, समांतर भुजाओं को जोड़ना है, 2 से भाग देना और उसके बीच की दूरी से गुना कर देंगे, है ना, यही सीधे सीधे फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर देखते भी है,
देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखो a प्लस सी बाई टू लिखा गया है, तो a प्लस सी बाई टू लिखने का क्या मतलब हुआ, ए और सी को देख पा रहे होगे, यह दोनों हमारी समांतर भुजाएं, तो ये दोनों को जोड़ा, दो से भाग दे दिया गया। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब h, तो यही जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया, ये क्लियर है सभी को, फॉर्मूला क्या है। चलिए इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना दूं इस तरीके से, आप बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूं ये भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है, और इसके बीच की जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए ये बताइएगा, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या करोगे, आप बोलोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया गया, समांतर भुजाओं का योग। तो यहां पर समांतर भुजा ये दोनों दिख रही है, मतलब सीधे सीधे आपको इस तरीके से याद रखना है, क्षेत्रफल बराबर जो भी दो समांतर भुजा है उसे जोड़ देंगे। तो इसको आपको जोड़ देना है, 8 और 12 को आप जोड़ दोगे, 8 प्लस 12, और 2 से भाग दे दोगे। गुना में क्या करोगे, गुना में आपको जो असमांतर भुजा है इसे छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। इसके बीच की जो दूरी है जो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 4 से आप गुना कर दोगे, है ना, 4 से गुना कर दोगे, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 20/2 गुना 4, यानी 10 गुना 4, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को, 40 आएगा ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्लियर है तो बताइए, ये समझ में आया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना, क्षेत्रफल जो भी दो सर समांतर एक बार भुजाएं। रिपीट कर दो। ठीक है, मैं दूसरे उदाहरण से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इनकी सारी भुजा दे रहा हूँ। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है, ये भुजा का मान x है, ये भुजा का मान y है, और इसके बीच की जो दूरी है ये h है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया। आप बोलोगे x प्लस वाई को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे और h कर देंगे, है ना, ऊंचाई से गुना कर दोगे। समझ में आया, तो जो भी समांतर भुजाएं हैं उसको जोड़ोगे, और h क्या है, h को आप ऊंचाई कह सकते हो या समांतर भुजा के बीच की दूरी कह सकते हो। यही जो h है ये ऊंचाई भी आप कह सकते हो, और इसे x और y के बीच की दूरी कह सकते हो। तो आपको असमांतर भुजा को नहीं देखना है, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा को नहीं देखना है, तो जो समांतर भुजा है उसे ही देखनी है। ये क्लियर है, अब समझ में आया। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जा रहा है तो समांतर भुजा दिख रही है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को आपने जोड़ दिया, इसको 2 से भाग दे दिया, और इसके बीच की दूरी जो है तो ये 4 सेंटीमीटर है, इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ये सारी चीज समझ में आई, अभी क्वेश्चन करेंगे, इतना समझ में आया। चलिए, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं दी गई है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया क्या होगा। तो अभी मैं चैट सेक्शन आपका बंद कर दे रहा हूं, और आंसर आपको पोल सेक्शन में ही देना है, आंसर आप दोगे पोल सेक्शन में। चलिए ट्राई कीजिए। आप एक चित्र भी बना सकते हो, या अगर फॉर्मूला सीधे सीधे याद है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है।
अगर फॉर्मूला याद है तो काफी आसानी से आंसर कर सकते हो। अच्छा, सनी और अंकुश, कैमरा आपको बंद रखना है, कैमरा कभी भी क्लास में नहीं ऑन करना है आपको। अगर समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो समांतर भुजाएं हैं उसके ही मान दी रखी है, उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करोगे? पंद्रह सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। दस सेकंड और, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड है, अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से अब आंसर करें। 5 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं आपका, और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई है, उनके बीच की दूरी, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप इसको अगर देख के एक चित्र भी बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप चित्र बनाकर ही सॉल्व करो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। ये जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, जो छोटा में दिख रहा है 8 सेंटीमीटर लिख दिया, जो बड़ा वाला है उसे मैं 10 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इतना चीज दिया गया है। उसके बाद इनके बीच की दूरी, मतलब क्या हुआ, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है, मतलब इसके बीच की जो दूरी है, यह h का मान जो है यही दिया गया है हमारा 9 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलोगे सर जो भी समांतर भुजा है उसको आप जोड़ देते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखा 8 + 10 बटा में 2, है ना, समांतर भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 8 + 10 में 2 से भाग दे दिया। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, गुना में, गुना में कहते हो ऊंचाई, या तो ऊंचाई लिख सकते हो या समांतर भुजा के बीच की दूरी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा h यानी 9, ठीक है, यहाँ पर 9 लिख दिया। इतना समझ में आया? ये कैसे लिखा, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। इतना समझ में आया तो फिर आगे बस कैलकुलेशन करना है, ये बताओ। इतना समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्रिस, क्या डाउट है आपका? देखो इसको मैं फिर से मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है। अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बना ले तो पहले फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, अगर मैं ये a और ये c लिख दूं, इसके बीच की दूरी को h लिख दूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलते हो सर a + c बटा 2 गुना h, है ना, यही होता है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या करोगे, 8 + 10 बटा में 2 गुना में ऊंचाई यानी 9, यहां से सोल्व करोगे मिलेगा 18 बटा 2 गुना 9, और सोल्व करोगे मिलेगा 9 गुना 9 यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताओगे। अब समझ में आया? किसी का डाउट है? समझ में आया तो वाई लिखिएगा। अच्छा अंकुश, आप चैट में काफी लिख रहे हो, आपको चैट में क्लास से रिमूव कर रहा हूं। अंकुश मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूं, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। चलिए, हाँ अब किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, अब किसी का भी डाउट है तो पूछ सकता है, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी का क्लियर है? मैंने गलत। तो सीधे से, हाँ ठीक है, यहां पर अब देखो, यहां पर क्या है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से सोल्व कर पाओगे।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में एक आकृति दिखाया गया है। इस आकृति का क्षेत्रफल दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजाएं दी गई है AD और BC जो समांतर है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आपको इसके बीच की लंबवत दूरी बतानी है, यानी ऊंचाई का मान बताना है, ये कितना होगा। तो अभी मैं चैट सेक्शन को बंद कर दे रहा हूं, आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखिए, अगर इस आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाएं AD और BC आपको दिख रही है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो समांतर भुजाओं के बीच की हेलो दूरी। सर। हेलो। हाँ बताइए मनोज। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या आपका? चलो, देखो जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्षेत्रफल देख के ऊंचाई या समांतर भुजा भी पूछी जा सकती है। अच्छा, अभी तक सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और देखें कि अगर क्षेत्रफल 40 है, AD और BC भुजा दी गई है, तो इसके बीच की दूरी। अच्छा, जब भी पूछा जाए ना कि समांतर भुजा के बीच की दूरी, तो इसका मतलब आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है ना। इसका मतलब आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है। 10 सेकंड और वेट करेंगे, ठीक है। काफी बच्चों ने आंसर किया है, अच्छी बात है। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। 5 सेकंड और वेट करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा, इसको डिस्कस करते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूं, ठीक है। चैट सेक्शन आपका ओपन है। अब देखो, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। इस आकृति यहां पर देखो, कभी दिया नहीं गया है कि यह कैसा आकृति है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह आकृति कैसा है, तो आप बोलोगे सर यह तो एक चतुर्भुज दिख रहा है, क्योंकि 4 भुजा है। अब कैसा चतुर्भुज है ये बताओगे। इस आकृति का नाम क्या है, ये कौन सा चतुर्भुज है। यह वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है। नहीं, बस इस चतुर्भुज का नाम बताओ। ABCD जो चतुर्भुज है, इसका आप नाम क्या बताओगे। यह वर्ग कैसे हो सकता है, आयत भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है, समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, आयत भी नहीं है। अच्छा, आंसर नहीं बताना है, पहले तो इसका नाम बताइए। ABCD क्या है। जब तक आप चित्र को नहीं पहचान पाओगे, तब तक आप कैसे सोल्व करोगे। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है सही। इस आकृति को आप क्या बोलोगे। चतुर्भुज तो ठीक है, लेकिन कैसा चतुर्भुज। हाँ, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। ईश्वर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। साहिल का समलंब, नितिन का भी आंसर सही है। इसे समलंब चतुर्भुज या ट्रैपेजियम कहेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि देखो इसमें हमें AD एक जोड़ा भुजा, मतलब 2 भुजाएं आमने सामने की, AD और BC ये दोनों समांतर दिख रही है ना। AD और BC समांतर है, AB और DC समांतर नहीं है ना। AD और DC समांतर नहीं है, AB DC समांतर नहीं है। तो आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होती हैं, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। 2 भुजा बराबर नहीं है, कहीं भी कोई 2 भुजा बराबर नहीं दिख रही है ना। कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं है, बस आमने सामने की 2 भुजा समांतर होनी चाहिए, है ना, पैरेलल होना चाहिए। तो हमें AD और BC ये दोनों क्या दिख रहा है, समांतर दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। बराबर नहीं बोलोगे, है ना, समांतर दिख रहा है। और ये दोनों भुजा दिख रही है जो CD और AB, ये दोनों समांतर नहीं है।
ठीक है, तो इसे समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। अब बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर मैं इसके सभी भुजाओं को ABCD नाम दे दूं, अगर मैं यहाँ पर A लिख दूं, इसे मैं B लिख दूं, इसे आप C लिख दो और इसे D लिख दूं, तो आप इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करते हो? एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए आप क्या करते हो? जो भी भुजा समांतर दिख रही है उसे आप जोड़ देते हो। तो मैं कहूंगा AD प्लस BC, इन दोनों ही को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, उसके बाद कुछ से गुना करते हैं। किस चीज से गुना करते हो? इनकी बीच की दूरी से। तो इनके बीच की जो भी दूरी है उसे मैं H लिख दे रहा हूं, तो इनके बीच की दूरी से आप गुना कर दोगे और यहां से आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है? इसका मान 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। यह एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सभी के मान भरते जाओ। तो AD का मान हमें दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। BC के मान दिख रहे हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, बट्टा में 2 लिख दिया। ऊंचाई यानी दोनों समांतर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के बीच की दूरी, तो ये हमें नहीं पता, तो इसे हम H ही लिख देते हैं, है ना। ये नहीं पता तो इसको आप H ही लिख दोगे और ये 40 के बराबर है। अब इसको बस सॉल्व कर लो, तो यहां से सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 10/2 गुना H बराबर 40। यहां से सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 5H बराबर 40 और H का मान कितना मिल जाएगा? H का मान मिलेगा 40/5 यानी 8 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये क्लियर है सभी को? तो फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला में जो जो भी वैल्यूज पता थे, ठीक है, ये समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी को दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दीपेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। दीपेंद्र, दीपेंद्र सर दोबारा से बताइए। फिर से बता दूं? ठीक है। यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ समलंब चतुर्भुज इसे क्यों कहेंगे, ये समझ में आया ना? यस क्योंकि सर। हमें AD और BC दो भुजाएं समांतर दिख रही है। ठीक है, ये समझ में आया? समलंब चतुर्भुज का ये जो स्टेप अभी लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दिया। देखो AD और BC क्या है? समांतर भुजा, इसके बीच इसके हम लोग योग कर दिए, समांतर भुजा को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। उसके बाद गुना में क्या करते हैं? उसके बीच की दूरी H को गुना कर देते हैं, यानी इसके बीच की दूरी को अगर मैं H मान लूं तो इसे ही हम गुना कर देंगे। इतना क्लियर है? ये बताओगे? सिर्फ आपका डाउट है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। अब इसमें सभी के मान रख दो ना, इसमें सभी के मान रख दो। AD का मान आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, BC का मान आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, बट्टा में 2 और गुना में H। तो H का मान नहीं पता तो H का मान ऐसे ही रख दिया और ये 40 के बराबर है। इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 मिलेगा, तो यहाँ से आप लिखोगे 10/2 गुना में H बराबर 40। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक नहीं ऑन करना है अब। चलिए चलिए, तो यहां से क्या कहोगे? H बराबर 5H बराबर 40 और H का मान यहां से आपको मिल जाएगा 40/5 यानी 8 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। अब इसके आगे हमें जटिल आकृति के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। अब पूछोगे सर जटिल आकृति या कॉम्प्लेक्स शेप क्या कहते हैं, क्या होता है ना? कॉम्प्लेक्स शेप या जटिल आकृति किसे कहते हैं? देखो जो भी आकृति के सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता हो, मान लो अगर मैं यहां पर बना रहा हूं एक वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है ना? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। सर भुजा गुना भुजा। भुजा गुना L भुजा, into B। ठीक है। नहीं, भुजा गुना भुजा, वर्ग के बारे में पूछी जा रही है ना। वर्ग में भुजा का वर्ग कर देते हैं या भुजा गुना भुजा करते हैं? साइड इनटू साइड। अच्छा, चैट सेक्शन में लिखने बोला गया, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। चलिए अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज का सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई।
ठीक है। अगर मैं वृत्त बनाऊं तो आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे जिसके भी फॉर्मूला आपको पता है, तो जिस भी आकृति के सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता है तो वो सारे आकृति को हम सरल आकृति कहते हैं, ठीक है। अब कोई आकृति अगर ऐसा बना दिया जाए जिसके सीधा फॉर्मूला आपको नहीं पता हो, मतलब क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, तो उसे हम जटिल आकृति कहेंगे, ठीक है। तो जिस भी आकृति की फॉर्मूला आपको नहीं पता हो सीधे सीधे, उसे हम जटिल आकृति कहते हैं, ठीक है। जैसे या कह सकते हो जटिल आकृति में कि कुछ सरल आकृति से मिलकर दो या दो से अधिक सरल आकृति से मिलकर जटिल आकृति बनते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर एक चित्र इस तरीके से बनाऊं, इसे आप पंचभुज कहोगे, ठीक है, इसे आप पंचभुज कहोगे क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं तो इसे पंचभुज कहेंगे। अब देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी को नहीं पता क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बारे में कभी आपको नहीं पढ़ाया गया है ना ही कोई फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, जटिल आकृति यानी कॉम्प्लेक्स फिगर कहेंगे। अब अगर इसका क्षेत्रफल आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करोगे। अच्छा मनोज कुमार, आप बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हो, आपको मैं क्लास से अब रिमूव कर रहा हूं। चलो, अगर आपसे इस आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। अब आपको क्या दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है दीपेंद्र, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार लेफ्ट कीजिए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, कई बार आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, पहला वाला आकृति जो दिख रहा है इसे आप त्रिभुज बोलोगे, है ना, इसे आप त्रिभुज बोलोगे। नीचे वाली जो आकृति दिख रही है इसे आप चतुर्भुज बोलोगे, है ना। अब इन दोनों ही का क्षेत्रफल आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला पता है। नीचे वाला समलंब चतुर्भुज है, इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऊपर वाला त्रिभुज है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो सरल आकृति से मिलकर एक जटिल आकृति बन जाता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, आपको चित्र में भी दिख रहा है ना। यह एक पंचभुज है, यह एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करोगे। इसको आपने A1 कह दिया, इसको आपने A2 कह दिया, है ना। पहले वाले का क्षेत्रफल A1, दूसरे वाले का A2। अब क्या करोगे, टोटल एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों ही को जोड़ दोगे, आपका टोटल एरिया आ जाएगा। ये समझ में आया। तो त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो हमारा पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्लियर है। तो जब भी आपसे कोई जटिल आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाए जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो आप उसे छोटे छोटे भागों में बांटोगे जिसका फॉर्मूला आपको सीधे पता है, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि किस तरीके से दिया गया है ना। उदाहरण के तौर पर मान लो अगर इस तरीके का आकृति आपको दिया गया, मान लो आपको इस तरीके का आकृति दिया गया है, आपको इसका पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधे सीधे कोई फॉर्मूला नहीं है ना। सीधे सीधे इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहां पर कुछ इस तरीके से लाइन बनाओगे, इस तरीके से, है ना। अब इसको आपको दिख रहा है कि यह तीन भागों में बट गया। एक हमारा आयत है, दूसरा ये छोटा वाला आयत है, और तीसरा छोटा वाला आयत है ना। इसके क्षेत्रफल को मैं कह दूंगा A1, इसके क्षेत्रफल को मैं कह दूंगा A2, और इसके क्षेत्रफल को मैं कह दूंगा A3, है ना। और टोटल जो क्षेत्रफल होगा एरिया वो A1 प्लस A2 प्लस A3 करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये समझ में आया, करते कैसे हैं, ये समझ में आया। और ये जो तीनों आकृति दिख रही है 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या है, आयत है। सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता है, लंबाई गुना चौड़ाई कर दोगे, आपका क्षेत्रफल तीनों का समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है तो बताइए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ क्रिस बताइए क्या क्वेश्चन है।
क्रिस बताइए क्या क्वेश्चन है। सर ये जो आपने A1 लिखा है ना और A2, सर उसके जगह B भी लिख सकते हैं क्या, कुछ भी? कुछ भी लिख सकते हो, या एरिया है क्षेत्रफल इसलिए ए लिखा गया है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना। समझ में आया? ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीनों ही के क्षेत्रफल। बस समझाना ये चाह रहा हूं कि क्या करना है, टोटल एरिया जब भी आपसे पूछी जाए, पूरे भाग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो इसे आप छोटे छोटे भागों में बांट दोगे, और ये छोटे छोटे भागों का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करके सभी को जोड़ दोगे, है ना, सभी को जोड़ दोगे, आपका टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, है ना। तो ये जो भी आकृति आपको दिख रही है, इसका सीधे सीधे फॉर्मूला आपको नहीं पता है ना। तो इसको आप कैसे, इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो आप कैसे सोल्व करोगे इसे। तो अभी चैट को मैं बंद कर रहा हूं, ट्राई कीजिए इसको। देखो अगर सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसे छोटे छोटे भागों में बांटने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ट्राई कीजिएगा। अब इतना समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगे, है ना। तो आराम से सोल्व कीजिए। और जिनके में मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी सोल्व करेंगे, अपना आंसर लिख लेंगे, है ना। जैसे ही चैट सेक्शन को ओपन करूंगा फिर आपको चैट सेक्शन में आंसर लिख देना है। ठीक है। अगर पोल नहीं आता है फिर आप ऐसा करोगे। अच्छा 20 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। अभी 20 सेकंड और दिया जा रहा है। अगर अब तक नहीं सोल्व किया है तो जल्दी से सोल्व कीजिए और आंसर कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन सर ट्राई मेरा सभी को करना। लग गया। गलत लग गया, यस ठीक सर। है। गलत लग गया तो कोई बात नहीं, अभी चैट सेक्शन ओपन होगा ना, चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा जो आपको सही लगता है। सी है सर। अच्छा सी है, देखते हैं क्या है। ठीक है। अगर आपको लगता है सी है, मुझे भी नहीं पता क्या है आंसर, ठीक है। पहले सोल्व करूंगा फिर देखूंगा क्या आंसर होने वाला है। अच्छा आपका आंसर सी है। आपने पोल में आंसर कर दिया दीपेंद्र? पोल में आंसर कीजिए, ठीक है, बोल कर नहीं बताना था, चैट में भी नहीं लिखना था। चलिए पोल को एंड करेंगे, 5 सेकंड और, 5 सेकंड और है, पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। तो अब अगर चैट में भी आंसर देना चाहते हो तो चैट में लिख सकते हो। चलिए अब देखिए इस आकृति के बारे में क्या कहेंगे।
इस आकृति का सीधे सीधे फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता, है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता इस आकृति का। तो हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। जैसे कि देखो, अगर मैं इस आकृति को ठीक है, अब देखिए, हाँ अब देखिए यहां पर क्या करें, इसको मैं अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अब क्या दिख रहा है, ये आकृति दो भाग में आपको दिख रही होगी। ऊपर का भाग जो दिख रहा है हमें त्रिभुज दिख रहा है, एक हमें त्रिभुज दिख रहा है और एक हमें आयत दिख रहा है ना, एक हमें आयत दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे दो भागों में बांट दूं तो एक त्रिभुज और एक आयत दिख रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो यहां पर 5 सेंटीमीटर लिख दिया गया। यह 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, और यह भी 6 सेंटीमीटर फिर हो जाएगा, है ना, यह भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि नीचे वाली आकृति एक आयत है ना। तो यहां पर ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसको ये बताइएगा, आप ध्यान से बताइएगा, ये पूरी कितनी है, यहां से यहां तक अगर बात करोगे तो ये पूरा हमें 8 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर बताया गया है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इतना लंबाई बताओ, ये लंबाई कितना होगा जो अभी लाल काले कलर का दिख रहा है, ये वाला, ये लंबाई बताओ। 5 सेंटीमीटर सर। ये 5 सेंटीमीटर होगा ना, ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अच्छा, माइक बंद रखना है, ध्यान से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट। अब ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, बोलोगे यहां से यहां तक सर पूरा 8 है, इतना हमारा 5 है, तो ये दूरी 3 सेंटीमीटर होगा ना, ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये दूरी यहां से अगर मैं इस तरीके से लंब डाल दूं, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो ये समझ में आ रहा है सभी को, ये कैसे हुआ। हाँ, अभी होमवर्क लेंगे, पहले अभी 4 मिनट का समय बचा हुआ है ना, पहले इसको समझ लेना है। ठीक है, ये समझो पहले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोटल जो लंबाई है यहां से यहां तक, ये पूरा 8 है, इतना 5 है, तो ये ऊपर की 3 सेंटीमीटर होगी ना, ये क्लियर है सभी को कि इतना 3 सेंटीमीटर होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, ये बताओ। अब देखो, अगर मैं ये आयत का क्षेत्रफल की बात करूं, है ना, इसे मैं A1 कह रहा हूं, तो A1 में क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल अगर करोगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करोगे, L×B, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 6×5 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल A1 हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप त्रिभुज की बात करो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से आप क्या कहोगे, हाफ, यहां से कहोगे हाफ, आधार हमारा सर 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, ऊंचाई हमें 3 दिख रहा है ना, तो यहां से आप बोलोगे ये 6 को काटे 2 से तो 3 बार में कटेगा, यहां से मिलेगा 3×3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हमें A2 मिल गया। अब टोटल एरिया अगर बात करो, टोटल एरिया कितना होगा, A1 + A2, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 9 दिख रहा है, और ये आयत का क्षेत्रफल आपको 30 दिख रहा है, टोटल जोड़ोगे तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ये क्लियर है सभी का, समझ में आया। अब समझ में आया तो बताइए। यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो लिख के बताइए, सही समझ में आ गया तो वाई लिखिएगा, किसी का कोई डाउट है तो बताओ, फिर से रिपीट कर दूंगा, है ना। तो यहां पर इसे दो भागों में बांट दिया, एक त्रिभुज एक आयत। आयत का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया, और दोनों ही को जोड़ दिया। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ये अभी मैं नहीं बता रहा, सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लोगे और इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए, एक आकृति दिखाई गई है, इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। सभी ने होमवर्क
स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई लिख के बताइएगा। ठीक है, काफी सारे तरीके हैं दीपेंद्र, हाँ काफी सारे तरीके से आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आप करोगे। चलिए, तो अभी होमवर्क भी नोट करना है आपको। तो ये रहा आपका होमवर्क, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2, ये दो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास के पहले तक कर लेने हैं। ठीक है।